हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्ते की बातें, जो 29 मई से 2 जून तक का था। शुक्रवार को मार्केट ओपनिंग के समय सारे ही इंडेक्स हरे निशान में थे। सारे ग्लोबल मार्केट्स भी तेजी से ही शुरुआत की थी। रीजन था यूएस ने डेट सीलिंग का उनका जो मुद्दा था उसको समय रहते टाइम पर सुलझा लिया था, लेकिन मार्केट ने फिर से पूरे दिन एक ही दायरे में निकाल दिया। इस पूरे सप्ताह मार्केट ने इंडेक्स पर प्रॉफिट बुकिंग हावी रही, जहां पर एफआईआईज कंटिन्यूस इंडेक्स पर तेजी की पोजीशन बनाकर चल रहे थे। वहीं पर आखिरी 2 दिनों में ऊपरी लेवल पर उनकी ओर से प्रॉफिट बुकिंग देखने में मिली। मार्केट 18,600 के आसपास सेलिंग और फिर 18,500 के आसपास फिर से बाइंग आ रही है। इस बीते सप्ताह में शुरुआत में जो तेजी हुई वो एकदम से अडानी ग्रुप के शेयरों से हुई। स्पेशली जो तेजी का कारण था वो सेबी की जो रिपोर्ट आई उसका सार्वजनिक होने के बाद से उसमें बाइंग की होड़ लग गई। इसके बाद लार्ज कैप और मिड कैप में तो बहुत जोर से तेजी हुई। स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में भी एक जोर से स्पर्ट देखने मिला, लेकिन वो बाद में फिर से ठंडा पड़ गया। एफआईआईज ने मई महीने में करीब 27,856 करोड़ की टोटल बाइंग का फिगर है, जिसमें से करीब 6,250 करोड़ का फिगर गत सप्ताह का ही है। एफआईआईज ने जून के शुरुआती 2 दिनों में सेलिंग की है 730 करोड़ की। इस हफ्ते में इंडेक्स हैवीवेट्स में जहां एफआईआईज ने अच्छी लॉन्ग पोजीशन बना के चल रहे थे उसे हल्का किया है। जहां एफआईआईज का 60% लॉन्ग ओनली पोजीशन था इंडेक्स पर, वो अब आ गया है 45.6%। अब खबरों की बात करते हैं। अडानी ग्रुप को संकट के समय में हाथ देने के लिए सबसे बड़ा नाम था राजीव जैन का, जीक्यूजी पार्टनर्स के संस्थापक। इन्हें बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है उनके 15,400 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर। जिस समय अडानी ग्रुप के शेयर्स पूरे पानी पानी हो रहे थे, उसी समय राजीव जैन ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था। राजीव जैन अभी भी कंपनी पर बहुत बुलिश है लॉन्ग टर्म स्टैंड पे। उनको $1 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट अभी भी करना है। उनका कहना है अडानी लंबी रेस का घोड़ा है, जिसमें उन्हें हर लेवल पर बाइंग करने की समझ है। जैसे ही मार्केट में तेजी आती है वैसे ही फॉरेन और अपना लोकल ब्रोकिंग आउटफिट्स की तरफ से तेजी की रिपोर्ट्स आना चालू हो जाते हैं। इस बार जेफरीज की तरफ से क्रिस वुड ने कहा है कि अब सिर्फ समय की बात है जहां पर 1 लाख का सेंसेक्स सभी लोग देखेंगे। उन्होंने अपने एक्स जापान पोर्टफोलियो से चाइना और ऑस्ट्रेलिया का वेटेज घटाकर वहीं इंडिया, ताइवान और कोरिया का वेटेज काफी हद तक बढ़ा दिया है। मार्क मोबियस जैसे दिग्गज इन्वेस्टर भी अब इंडिया की स्टोरी पर आंख गड़ाए हुए बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी की शुरुआत तो सिर्फ अभी स्टार्ट ही हुई है। आईएमडी ने फिर से नॉर्मल मॉनसून होने की बात कही है। उनके मुताबिक जून के महीने में हो सकता है कि थोड़ी कम बरसात हो, लेकिन ओवरऑल पूरे मॉनसून को उन्होंने नॉर्मल ही करार दिया है। जीडीपी के फ्रंट पर भारत ने सबको चौंका दिया है। Q4 6.2% और ओवरऑल 7.2% FY 22-23 में कर दिखाया, जहां की सारे पड़ोसी देश डिफॉल्ट होने की कगार पर हैं। आइक्रा की सीनियर इकोनॉमिस्ट अदिति नायर ने कहा गवर्नमेंट और स्टेट्स का केपेक्स और तेज इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन FY 2024 में इंडिया का नॉमिनल जीडीपी 10% रहने की उम्मीद जताई है। कोल इंडिया के ओएफएस को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से 346% का बड़ा ओवर सब्सक्रिप्शन मिला है। ये मार्केट भाव से 7% के डिस्काउंट पर ऑफर किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। जी सोनी मर्जर को जो काफी समय से एनसीएलटी में फंसा हुआ था, इसमें जी के लिए पॉजिटिव न्यूज आई है। अब एनसीएलएटी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने स्टॉक एक्सचेंजेस और कोर्ट से कहा है कि जी को फिर से एक बार उनका पक्ष रखने के लिए उनकी सुनवाई करनी चाहिए। ये मौका देने की खबर से जी के शेयरों में एक बहुत अच्छा उछाल देखने को मिला। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में बताया गया कि चाइना की ओर से एक नया स्टिमुलस देने की तैयारी हो रही है, जिससे माइनिंग और एनर्जी कंपनीज के शेयरों में तेजी देखी गई और इंडस्ट्रियल मेटल और क्रूड ऑयल में भी रिबाउंड देखने को मिला। मई महीने का जीएसटी कलेक्शन 14वां महीना है लगातार जिसमें 1.4 लाख करोड़ के ऊपर का जीएसटी कलेक्शन देखने में मिला। मई महीने में 1.57 लाख करोड़ का जीएसटी का कलेक्शन का फिगर है। ऑटो सेल्स के भी मई महीने के फिगर्स
काफी बढ़िया आने से ऑटो कंपनीज के अंदर में बाइंग देखी गई। सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिशन का शेयर बुधवार को 5% तक फिसल गया। उसमें एक ब्लॉक डील देखने मिली जिसमें 3.25% ऑरियस इन्वेस्टमेंट ने बेचा। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने एफएमसीजी फुटहोल्ड को और मजबूत करते हुए अमेरिका के कॉर्न चिप्स मैन्युफैक्चरर एलन बगल्स चिप्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। एफएमसीजी ब्रांड में अभी आईटीसी और पेप्सिको का वर्चस्व है। इसी न्यूज के बाद रिलायंस के शेयर में अच्छा उछाल देखा गया। डीसीबी बैंक के एमडी और सीईओ मिस्टर मुरली नटराजन का 28 अप्रैल 2024 को कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसके लिए बैंक ने एक समिति का गठन किया है नए एमडी और सीईओ को खोज करने के लिए। डीसीबी के शेयर्स में इस हफ्ते काफी हलचल रही। मेटल स्टॉक्स में एक अच्छी बाइंग देखने को मिली जब चाइना की ओर से उनके हाउसिंग मार्केट को सपोर्ट करने के लिए कदम उठाने की बात सामने आई। यूरोजोन की भी महंगाई की दर काफी कम हो गई है, जो 7% थी वो वहां से घटकर 6.1% पे आ गई। एक्सपेक्टेड 6.3% थी। अडानी ग्रुप फिर से $3 अरब का लोन लेने की तैयारी कर रहा है। अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स ने ऑलरेडी $2.5 अरब लेने की बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। अडानी ग्रीन का बोर्ड भी $1 अरब लेने के लिए बोर्ड की मंजूरी देने की तैयारी कर रहा है। इस बार लोन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से लिया जाएगा, ना कि एफपीओ रूट अपनाएंगे। अब निफ्टी के लेवल्स की बात करते हैं। निफ्टी 46 पॉइंट बढ़कर 18,534 पर आ गया है। बैंक निफ्टी 43,937 पर 147 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 62,547 118 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ है। बढ़ने वाले इंडेक्स जिसमें है सबसे पहले निफ्टी रियलिटी 3.89%, निफ्टी स्मॉल कैप प्लस निफ्टी मीडिया ये करीब 3.5% तक बढ़े हैं। निफ्टी ड्यूरेबल्स 2.65% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। घटने वाले इंडेक्स में इस वक्त कोई भी इंडेक्स लाल निशान पर नहीं है। इस हफ्ते बढ़ने वाले शेयरों की बात करें, ब्राइटकॉम ग्रुप 26%, टीवी 18 15%, बिरला कॉर्प, ग्रेफाइट, आरबीएल बैंक, एचईजी, इंडिया सीमेंट्स ये करीब 13 से 15% तक बढ़े हैं। घटने वाले शेयरों की बात करें, कैंपस एक्टिववेयर 13%, सिटी यूनियन बैंक 10%, जीएमआर एयरपोर्ट्स, केआरबीएल, सीएट लिमिटेड, अनुपम रसायन, जुबिलेंट फार्मोवा, अडानी टोटल गैस, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये सभी 7 to 9% तक घटे हैं। अब नेक्स्ट वीक की बात करते हैं जो 5 से 9 जून तक का है। निफ्टी में करीब 18,300 18,400 पर पुट में तगड़ी राइटिंग हुई है, जिससे बुल्स की पकड़ और मजबूत हो गई है। अभी एक रेंज में है जो 18,400 से 18,800 की रेंज दिख रही है, जिसमें 18,400 का एक बेस काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अगर 18,400 का सपोर्ट काम करता है और तो उसके बाद तो मार्केट में अच्छी तेजी बन सकती है। रिकॉर्ड लेवल्स की तरफ भी कूच कर सकता है। हो सकता है जून सीरीज में 19,000 का भी निफ्टी के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन इस समय रेंज 18,400 से 18,800 की रहेगी और अभी कोई भी डिप आए तो वो एक बेहतरीन मौका होगा नई खरीदारी करने के लिए। अगले हफ्ते मार्केट का सबसे बड़ा ट्रिगर आरबीआई की पॉलिसी है, जिसपे मार्केट की सबसे पहले नजर रहने वाली है। मार्केट इससे पहले वॉलेटाइल हो सकता है। बाजार अभी एक रेंज में है जो नैरो होता चला जाएगा। मार्केट थोड़ा और थकाएगा और उतार चढ़ाव में ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। अभी 18,600 के ऊपर मार्केट को जाने में अच्छी खासी दिक्कत हो रही है। 3 ट्रेडिंग सेशंस में होने के बाद में भी 18,600 को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन में नीचे में मार्केट 18,400 का अच्छा सपोर्ट ले रहा है। वो हो सकता है कि बुल्स उसको डिफेंड कर ले, तो ये रेंज काफी नैरो हो गई है। हो सकता है कि आरबीआई की मीटिंग के बाद ये रेंज टूटे। अब इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करते हैं। 4 जून को ओपेक प्लस देशों की बैठक हो रही है, जिसमें कच्चे तेल पर उनका डिसीजन रहेगा आउटपुट पर। इससे तेल के ऊपर में खास निगाह रखने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें रशिया और सऊदी अरेबिया इस बार आमने सामने हो गए हैं। इसके अलावा 6 से 8 जून को इंडिया के भी एमपीसी की बैठक हो रही है ब्याज दरों पर। 8 जून को आरबीआई का फैसला आएगा कि आरबीआई रेट बढ़ाता है कि नहीं, क्योंकि पिछली बार रेट पॉज हुआ था, तो हो सकता है कि इस बार भी रेट पॉज हो सकते हैं। 8 जून गुरुवार को जापान के Q1 के जीडीपी के फिगर्स आएंगे। 9 जून एक इंपॉर्टेंट तारीख रहेगी, जिसमें चाइना के भी मई के सीपीआई महंगाई के आंकड़े जारी होंगे।
और 9 जून शुक्रवार को ही भारत के भी आईआईपी आंकड़ों पर सबकी नजर रहने वाली है। दादा, ये हमारी तरफ से फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप अपनी तरफ से बताइए कि आपको टेक्निकल लेवल्स पे मार्केट कैसा लग रहा है। ओवर टू यू दादा। 5/6/2023 से लेके 9/6/2023 के बीच में बाजार का हाल हकीकत क्या हो सकता है, क्या क्या टेक्निकल चीज उभर के आ रहे हैं, वही बात करने के लिए आप लोग अभी स्क्रीन पे जो दिख रहा है चार्ट, निफ्टी मंथली बिकॉज ऑफ मंथली क्लोजिंग मई महीना हो चुका है, निफ्टी वीकली एंड निफ्टी डेली। तो पहले मंथली से शुरू करते हैं निफ्टी स्पॉट के बारे में। निफ्टी स्पॉट जिस हिसाब से क्लोजिंग हुआ है, दिस कैंडल इज ऑन ग्रोइंग मंथ ऑफ जून, दैट्स वाई इसको हम नहीं ले रहे। तो मई महीना अच्छा क्लोजिंग हुआ है, ये तो बोल ही सकता है, हायर क्लोजिंग। बट एज पर द क्लोजिंग चार्ट इज कंसर्न, अगर इस कैंडल में जहां पर क्लोजिंग हुआ है 18,760 के ऊपर अगर बाजार बंद होता है, जिस दिन बंद होगा, तो वो मंथली ब्रेकआउट के हिसाब से, क्लोजिंग के हिसाब से होना चाहिए। और प्रीवियस जो टॉप है वो है 18,888। तो मंथली चार्ट इज कंसर्न 13 डीएमए के ऊपर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि लगातार 2 महीना के ऊपर क्लोजिंग, इस महीना थोड़ा रिएक्शन व रिट्रेसमेंट वो हेल्दी मार्केट के लिए हो सकता है और निफ्टी चार्ट के लिए। मंथली एमएसीडी इज कंसर्न, ये एक पहला सुझाव है कि यहाँ पर एक चेंजेस हुआ है। ये जो स्लोप है ये जून महीना का स्लोप है, दैट्स वाई इसको अभी हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो मई महीना में जो क्लोजिंग आया कंपेयर टू अप्रैल महीना के एमएसीडी का स्लोप, ये एक पॉजिटिव निशानी है। देखना पड़ेगा अभी नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड, पूरा मंथ बाकी है, ये कहां पर जाके रुकेगा। लेकिन क्लोजिंग प्राइस जून महीना अभी तक चालू हुआ, मई महीना का जिस हिसाब से क्लोजिंग हुआ, काफी ऑप्टिमिस्टिक क्लोजिंग मान सकते हैं। वीकली निफ्टी इज कंसर्न, निफ्टी एक पॉज लगा है, दैट्स वाई ये ऊपर का जो ब्लू लाइन है ये रेजिस्टेंस है। एज पर द चार्ट इज कंसर्न 18,730, दैट मींस राउंड नंबर 750 is a resistance zone, and this red line is very strong support area as well as 3926 का जो बीच वाला जोन आ जाएगा ये, दैट्स वाई 18,040 to 18,000 ये टोटल जोन जो है ये काफी अच्छा सपोर्ट एरिया के हिसाब से, मेरे हिसाब से एज पर द चार्ट निफ्टी वीकली इज कंसर्न, ये देखना चाहिए और याद भी रखना चाहिए। वीकली का जो स्लोप चेंज हुआ है एमएसीडी के अंदर, ये काफी पॉजिटिव स्लोप चेंज हो रहा है। और आरएसआई का जो मोमेंटम है ये 60 के ऊपर वीकली मेंटेन हो रहा है, 14 डेज आरएसआई, दैट्स वाई वीकली एमएसीडी, वीकली आरएसआई एंड वीकली निफ्टी इज कंसर्न वेरी प्रॉमिसिंग। नाउ डेली चार्ट इज कंसर्न, इट्स लिटिल बिट कॉशियस नोट है, क्योंकि लास्ट ये अगर कैंडल देखेंगे तो ये कैंडल है एक इनसाइड कैंडल, खास करके ये और ये दो कैंडल के हिसाब से। दैट मीन्स ये तीनों कैंडल का जो लो हाईएस्ट पॉइंट है 18,603, दैट विथ फिल्टर 18,610, इसके ऊपर अगर बजट ट्रेड होता है डेली में, तो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव बायसनेस ऊपर की तरफ जाने का कोशिश हो सकता है, या प्राइस एक्शन वहां पर भागने का कोशिश कर सकते हैं। नीचे में ये जो जगह है 18,464, दैट मीन्स राउंड नंबर 18,450, अगर ब्रेकडाउन होता है तो प्राइस एक्शन, क्योंकि 13 डीएमए से थोड़ा ऊपर है और ये ट्रेंड लाइन का क्लस्टर आएगा, तो अराउंड 18,400 18,350 ये यहाँ इस जोन को बाजार एक बार सपोर्ट के हिसाब से देख सकता है, या बाजार इस यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। तो प्राइस एक्शन इज कंसर्न, डेली चार्ट में एक कॉशियस नोट है, देखना पड़ेगा कि प्राइस किस तरफ भागने का कोशिश कर रहा है। नाउ डेली आरएसआई इज कंसर्न, डेली आरएसआई 60 से जस्ट ऊपर की तरफ भागने का कोशिश कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव है। दैट मीन्स मंथली तो 60 के ऊपर है ही, वीकली भी देखा है कि हम लोग 60 के ऊपर मेंटेन कर रहे हैं, और ये डेली में भी 60 को सपोर्ट लेके आरएसआई ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स तीनों टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए मोमेंटम है, एनी वीकनेस, एनी काइंड ऑफ रिएक्शन नीचे की तरफ, हेल्दी फॉर द मार्केट। तो ये है वीकली निफ्टी का, डेली निफ्टी और मंथली निफ्टी स्पॉट के बातचीत। आप देखते हैं कि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड बाजार का प्रोग्रेस क्या होता है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए अलग से हम लोग एक विंडो में बात करेंगे। अभी चलते हैं, चलिए बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी किस हालत में बंद हुआ है। প্রতাপ আগের জায়গাটা কেটে দিও, ব্যাংক নিফটি এইখান থেকে শুরু করলাম, স্টার্ট লাইক নিফটি, ব্যাংক নিফটি মান্থলি, উইকলি এন্ড ডেলি। তো
जिस हिसाब से मंथली का क्लोजिंग है बैंक निफ्टी में, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। मई महीना हाईएस्ट क्लोजिंग आया है। अब थोड़ा सा रेस्ट होके फिर महीना जब बीच में आएगा, फिर हो सकता है मोमेंटम चेंजेस होगा। बट एज पर द मंथली चार्ट इज कंसर्न, देयर इज नो प्रॉब्लम। एमएसीडी का स्लोप, देयर इज अ नो प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई मंथली के हिसाब से देखा जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। वीकली चार्ट इज कंसर्न, यहाँ पर भी थोड़ा पॉज लेके बैठा हुआ है, कोशिश तो कर रहा है, ऊपर नया हाई भी लगाया, लेकिन लिटिल बिट कंसर्न, क्योंकि काफी रैली हो चुका है, इसलिए रुक रुक के बैंक निफ्टी जाने का कोशिश कर रहा है। बट मोमेंटम इज कंसर्न एब्सोल्युटली फाइन। एमएसीडी वीकली मोमेंटम ऊपर की तरफ ही है। डेली अब देखते हैं। डेली आरएसआई इज कंसर्न, शुरू करते हैं आरएसआई से। लिटिल बिट नीचे आया, बट 50 और 60 के बीच में है, मोमेंटम अभी भी है। लेकिन यहाँ पर लाइक निफ्टी, यहाँ पर भी एक इनसाइड कैंडल बना के रखा है। दैट मीन्स ये कैंडल का जो हाई है 44,179, दैट मीन्स ग्राउंड नंबर 44,200, और नीचे की तरफ 41,700। इस जोन के बीच में देखना चाहिए बैंक निफ्टी किस तरफ भागता है, या ऊपर की तरफ या नीचे। नीचे की तरफ 13 डीएमए का सपोर्ट है। दैट्स वाई अगर कहीं बैंक निफ्टी 41,700 टूट के बंद होता है, ये चलता है, तो बैंक निफ्टी में एक हल्का सा सेल ऑफ आ सकता है। ये सब जोन तब सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो बैंक निफ्टी डेली और निफ्टी डेली का चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का पैटर्न करके बैठा हुआ है। नाउ नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हम लोग को ये गौर करना चाहिए कि प्राइस एक्शन किस तरफ मोमेंटम ले रहा है। अब चलिए हम लोग को ये देख लेते हैं। ये तो मंथली, वीकली और डेली का बात हो गया। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से देख लेते हैं ये नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड क्या क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी में उभर के आ रहा है। थैंक यू दादा। आपने अभी जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल जो बताए उसके लिए थैंक यू। जून 13 और 14 को फेड की अगली बैठक है इंटरेस्ट रेट डिसीजंस पर। अमेरिका में अभी 50-50 का कंसेंसस बना हुआ है और एक इंटरेस्ट रेट हाइक पर। अगर फेड और एक बार इंटरेस्ट रेट हाइक करता है तो ये वर्ल्ड मार्केट्स के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है। अमेरिका में एनवीडिया कंपनी ने धमाकेदार रिजल्ट्स उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिजनेस से दिए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक्स में अब फिर से पूरा रडार आ गया है। इससे पहले गूगल और फेसबुक ने भी क्लाउड रिलेटेड बिजनेस में एक अच्छा पिकअप बताया था खुद के बिजनेस रिजल्ट्स में। इंडियन मार्केट्स में भी आईटी रिलेटेड स्टॉक्स में काफी अच्छी खरीदारी हुई है। दादा अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पे आप अपने 3 स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा। आज जो तीनों टेक्निकल्स के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे या स्टडी करेंगे, तीनों स्टॉक के नाम है टाटा पावर, बोरोसिल रिन्यूएबल एंड इंडिया सीमेंट। तो पहले टाटा पावर से शुरू करते हैं। टाटा पावर हालांकि एक अच्छा रैली हुआ है। अगर ये टोटल रैली दिखा जाए तो टोटल रैली का 38% के आसपास ये सपोर्ट लेके ये बार बार यहीं से घुमा है। बट प्राइस एक्शन इज कंसर्न लिटिल बिट स्टेडी मूवमेंट, धीरे धीरे जाने का कोशिश कर रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने खींचा हूं, इसका ऊपर में जाने का कोशिश किया लेकिन क्लोजिंग उसी के आसपास दिया है। 1326 अभी तक क्रॉसओवर नहीं हुआ है। वीकली चार्ट इज कंसर्न। एक कंसर्न यही है कि मंथली के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि मंथ बंद हुआ है,
जो स्वीट जोन है, वैल्यूएशन जोन, वहां से उभर के मई महीना तो अच्छा क्लोजिंग दिया ही है प्राइस चार्ट इज कंसर्न। आप वीकली में ये सब जगह जो है ये काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है, लेकिन कहीं अगर इसका ये जो जोन है दैट मीन्स अराउंड 180, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो प्राइस एक्शन एक बार हो सकता है कि नीचे की तरफ ये 50% जोन जो जबरदस्त सपोर्ट एरिया हो सकता है 160 से 165 के बीच आ सकता है। अब देखना ये चाहिए, ये लॉन्ग टर्म चार्ट्स है, ये स्टडी पर्पस है, कम से कम 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने तो कम से कम ये स्टॉक को गौर करना चाहिए, वॉच करना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड, क्योंकि ये हाईएस्ट क्लोजिंग हुआ है इस जोन के बाद, काफी वीक के बाद। तो देखना ये चाहिए नेक्स्ट वीक मोमेंटम कैसे कैरी होता है। आप इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर के हिसाब से देखा जाए तो मंथली एमएसीडी का स्लोप चेंजेस हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव निशानी है वीकली। अब मंथली एमएसीडी का स्लोप अभी तक चेंजेस नहीं हुआ है, तो दैट्स वाई ये स्टॉक के अंदर उतना पॉजिटिविटी लॉन्ग टर्म चार्ट में दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, 3926 का क्रॉसओवर भी नहीं आया है। स्टोकेस्टिक्स इज कंसर्न लिटिल बिट नीचे की तरफ मोमेंटम दिखा रहा है, दैट मीन्स अभी तक वैसा मोमेंटम स्टोकेस्टिक्स के अंदर नहीं दिख रहा है, बट वीकली चार्ट है। आरएसआई जो काफी इंटरेस्टिंग जगह में पहुंच गया है, दैट्स वाई ये देखना चाहिए नेक्स्ट वीक में इस प्राइस एक्शन क्या मोमेंटम मिलता है, क्योंकि इस जोन के ऊपर अगर आरएसआई पहुंचता है तो वो 60 के ऊपर पहुंच जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव निशानी हो सकता है आरएसआई का चार्ट के हिसाब से और ये प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो देखना ये चाहिए कि ये टाटा पावर का जो चार्ट फॉर्मेशन बन रहा है धीरे धीरे, क्या ये यहीं से फिजल आउट हो जाएगा, नीचे की तरफ फिर आएगा, तब गौर करना चाहिए 180 तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है। अगर 180 टूटता है तो प्राइस एक्शन 160 की तरफ आ सकता है, या तो अगर क्रॉसओवर होता है 1326 तब ये स्टॉक के ऊपर थोड़ा और गौर करना चाहिए। तो इसी हिसाब से टाटा पावर आप लोग रेडार में डाल सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, बट ये कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक जो है बोरोसिल रिन्यूएबल, इस स्टॉक में एक ट्रेंड लाइन मैंने खींचा है, और यहां पर एक प्रीवियस स्टॉप था, उसी को ब्रेकआउट किया, फिर यही जगह में आके वो सपोर्ट लिया, दैट मीन्स ब्रेकआउट जोन को सपोर्ट लेकर प्राइस एक्शन घूम रहा है, एक ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग है। और ये टोटल जो हम लोग जो फॉल है, ये फॉल को अगर देखा जाए तो ये 38% को रेजिस्टेंस मिला है। अब ये डाउनफॉल का 38%, इसके ऊपर अगर मोमेंटम होता है तो इस जोन के अंदर प्राइस एक्शन जो हुआ है उससे सबसे बढ़िया प्राइस एक्शन यहाँ मोमेंटम मिल सकता है। दैट मीन्स नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड अबव 560 इस स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम बन सकता है, इसीलिए इसको स्टडी पर्पस में रखना चाहिए, रेडार में डालना चाहिए। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन जो है वो करीब करीब 600 के आसपास है, 605 के आसपास। दिस इज द पॉइंट, 605 से 610 ये 50% जोन है टोटल फॉल का, मेक और ब्रेक लेवल हो जाएगा। अगर 610 के ऊपर क्लोजिंग आता है तो स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम बन सकता है, और नेक्स्ट वीक में अगर प्राइस एक्शन अच्छा चेंजेस होता है तो 1326 का जो क्रॉसओवर है वो भी बन सकता है। वीकली चार्ट इज कंसर्न, एमएसीडी का स्लोप धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। मंथली स्लाइटली चेंजेस हुआ है, अगर देखा जाए तो ये है अप्रैल महीना जहां पर वैल्यूएशन था 40.59, और मई महीना अगर देखा जाए तो 40.29, दैट मीन्स लिटिल बिट नीचे में है मंथली का, 59 था, यहाँ था 49। तो मंथली अभी तक चेंजेस नहीं हुआ है एमएसीडी चार्ट इज कंसर्न। और वीकली के हिसाब से स्टोकेस्टिक्स देखा जाए तो नीचे की तरफ मोमेंटम क्रिएट करके ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, जो पॉजिटिव साइन हो सकता है अगर हाई क्रॉस करके प्राइस एक्शन ट्रेड होता है। और आरएसआई जो 60 का ठीक आसपास में आके रुका हुआ है, दैट मीन्स कहीं अगर प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ भागने का कोशिश करे तो ये हो सकता है कि स्टोकेस्टिक्स का मोमेंटम भी चेंज हो, आरएसआई का मोमेंटम भी ऊपर की तरफ चेंज हो सकता है। तो दैट्स वाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड 3 हफ्ते से लेके 3 महीना ये स्टॉक के ऊपर आप लोग रेडार में डाल सकते हैं फॉर द स्टडी पर्पस। स्टॉक का बिहेवियर क्या चेंजेस हो रहा है देखिए, उसके बाद इस स्टॉक के अंदर और नजर डाल के रखिए, क्योंकि प्राइस एक्शन जो चेंजेस हो रहा है वो काफी इंटरेस्टिंग चेंजेस हो रहा है, जो कि हम लोग चार्ट देख के समझ में आ रहा है। लास्ट स्टॉक इंडिया सीमेंट, लाइक ऑल द सीमेंट स्टॉक लास्ट वीक में इंडिया सीमेंट परफॉर्म किया है, प्रीवियस स्टॉक को बार बार जहां पर रेजिस्टेंस मिला था ब्लू लाइन के हिसाब से उसी के ऊपर जाने का कोशिश किया এবং किया भी है। इस जोन के अंदर सबसे बढ़िया क्लोजिंग है, 1326 का अभी तक वीकली क्रॉसओवर नहीं हुआ है। एमएसीडी चेंजेस हुआ है वीकली में, मंथली एमएसीडी इज कंसर्न
यहां भी अभी तक चेंजेस नहीं हुआ है। वीकली एमएसीडी का चेंजेस, ये हम लोग को गौर करना चाहिए। स्टोकेस्टिक्स का मोमेंटम अपवर्ड में है, आरएसआई का मोमेंटम भी अपवर्ड में है, बट मोमेंटम उतना सॉलिड और उतना मोमेंटम शिफ्ट नहीं हुआ, क्योंकि 60 के ऊपर अभी तक आरएसआई मोमेंटम नहीं दिया। प्लेन एंड सिंपल। दैट्स वाई ये तीनों स्टॉक जो है, ये तीनों स्टॉक ऐसा स्टेज में है कि प्राइस एक्शन किस दिशा में जाएगा, मोमेंटम चेंज ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। इसलिए इस स्टॉक को, तीनों ही स्टॉक को रेडार में डाल के रखिए। चेंजेस ऊपर की तरफ, चेंजेस ऊपर की तरफ भाग सकता है, या रिट्रेसमेंट इस स्टॉक को हेल्दी भी बना सकता है। दैट्स वाई टाटा पावर, बोरोसिल रिन्यूएबल एंड इंडिया सीमेंट इज कंसर्न, इस स्टॉक को मैं 3 हफ्ता से लेके 3 महीना रेडार में डाल के रखूंगा, और प्राइस एक्शन क्या चेंजेस हो रहा है ये भी देखूंगा। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। दादा थैंक यू, आपने जो तीनों स्टॉक्स बताए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। यहां पर पेनी स्टॉक्स में भी 3 स्टॉक है, जिसमें रिलायंस पावर, विश्वराज शुगर इंडस्ट्रीज और सिक्योर क्रेडेंशियल्स में काफी बल्क बाइंग हुई है गत सप्ताह में। लोटस चॉकलेट कंपनी का शेयर 5% के सर्किट पर रहा, पूरे हफ्ते लॉक था। रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल आर्म ने इस कंपनी में 51% का स्टेक 74 करोड़ में खरीद लिया है। अब दादा अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा। दादा थैंक यू, आपने जो ब्रेकआउट स्टॉक्स बताए उसके लिए थैंक यू। अमेरिका में भी 3,39,000 लोगों को नौकरी मई महीने में मिली है, अगेंस्ट 2,94,000 अप्रैल महीने में। एक्सपेक्टेड 1,94,000 का था। इसका इंपैक्ट मंडे की ट्रेडिंग को देखने को मिलेगा। अब दादा अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर हमारा डिस्क्लेमर रहता है। दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के हिसाब से ही बातें करते हैं और व्यूज शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उसके लिए आप अपनी सोच समझ के साथ, या कोई भी आपके जो एनालिस्ट है उनकी सोच समझ के साथ ही आपका ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।